नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्ड रेल्स, यानी बिल्डिंग की गई पटरियों का प्रतिस्थापन और रखरखाव के बारे में। तो दोस्तों, ये चैप्टर से जेईई पीवे के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नए आने वाले वीडियो का जानकारी आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नए और साथ साथ पहले उपयोग किए गए पटरियों के चयन के लिए वेल्डिंग से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि 1 मीटर सीधे धार के साथ किए जाने पर पटरियों के दोनों सिरों के झुकाव डैश के भीतर ऊर्ध्व दिशा में हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लस 0.5 mm से -0 mm तक। आंसर ए हो जाएगा। नए और साथ साथ पहले उपयोग किए गए पटरियों के चयन के लिए वेल्डिंग से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि 1 मीटर सीधे धार के साथ किए जाने पर पटरियों के दोनों सिरों के झुकाव डैश के भीतर पार्श्व दिशा में हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लस 0.5 mm। आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम रेल की न्यूनतम ऊंचाई डैश से कम नहीं होने पर पटरी अत्यधिक घिसाव से मुक्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम जो रेल रहते हैं उसका घिसाव कितना से नीचे नहीं हो तो वो यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 mm। आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल की न्यूनतम ऊंचाई डैश से कम नहीं होने पर पटरी अत्यधिक घिसाव से मुक्त होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर 60 kg रेल है तो आप 163 mm तक उसको यूज कर सकते हैं। उससे नीचे होने के बाद उस पटरी को, उस रेल को आप यूज नहीं कर सकते हैं। आंसर डी हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल की न्यूनतम चौड़ाई डैश से कम नहीं होने पर पटरी अत्यधिक घिसाव से मुक्त होगी। तो 60 kg रेल है तो आप उसकी चौड़ाई को 66 mm तक ही यूज कर सकते हैं। उससे नीचे होने के बाद आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 52 किलोग्राम रेल की न्यूनतम चौड़ाई डैश mm से कम नहीं होने पर पटरी अत्यधिक घिसाव से मुक्त होगी। तो आप 52 kg अगर रेल है तो वो कितनी चौड़ाई तक आप यूज कर सकते हैं? 61 mm तक आप यूज कर सकते हैं। उससे नीचे होने के बाद आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्रीहीटिंग में जोड़ों की संख्या के अनुसार में पूरा टॉर्च बर्नर का कार्यावधि है। तो कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्रीहीटिंग में जो है वो टॉर्च बर्नर का कितना कार्यावधि है? तो इसका हो जाएगा 300, यानी आंसर सी हो जाएगा। विभिन्न ग्रेडों की पटरियों यानी 72 UTS और 90 UTS की वेल्डिंग एक साथ की जानी हो तो वेल्डिंग के लिए डैश रसायन ग्रेड के भाग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी कारण से दो पटरी 72 UTS और 90 UTS दोनों को मिलाकर अगर वेल्डिंग किया जाता है तो वहाँ कौन सी रसायन यूज किया जाना चाहिए? तो वहाँ यूज किया जाना चाहिए 90 UTS का। आंसर जो है सी हो जाएगा। जॉइंटों के संख्या के अनुसार दाब गेजों के साथ कंप्रेसर प्रणाली का कार्यावधि कितना है? तो कंप्रेसर प्रणाली का कार्यावधि है 500 जॉइंट, यानी आंसर डी हो जाएगा। एटी वेल्डिंग पर
दूर छोर वाले उन जोगल फिश प्लेट को लगाया जाए जो पटरी के निर्धारित श्रम कार्य अवधि GMT के डैश के समान या उससे अधिक यातायात वहन करते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 बिल्डिंग के पास ऐसे जोगल फिश प्लेट लगाइए जिसकी कार्य क्षमता या GMT 50% से अधिक होनी चाहिए। वो खराब जोगल फिश प्लेट नहीं लगाना चाहिए। इसका आंसर 50% हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। अच्छे 80 बिल्डिंग पर तटबंधों पर डैश मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्लैंप के साथ जोगल फिश प्लेट दोनों दूर छोर के बोल्ट उपलब्ध कराया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर जहां बैंकिंग है वहां दोनों तरफ फिश प्लेट लगाना चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। अच्छे 80 बेल्ट पर पुल जिसे 100 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले वाटरवे हैं और उसके पहुंच पर डैश मीटर लंबाई वाले क्लैंप के साथ जोगल फिश प्लेट दोनों दूर छोर के बोल्ट उपलब्ध कराया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा जहां पे 100 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले वाटरवे हैं तो वहां पे 100 मीटर लंबाई तक जोगल फिश प्लेट क्लैंप के साथ किया जाना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। अच्छे 80 वेल्ड पर डैश के घुमावों या शॉपर पर क्लैंप के साथ जोगल फिश प्लेट दोनों दूर छोर के बोल्ट उपलब्ध किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिग्री पर। आंसर सी हो जाएगा। पूरे किए गए वेल्डिंग पर 1 मीटर स्ट्रेच एंड के अंत में मापी गई वर्टिकल टॉलरेंस डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +1 mm से -00 mm से अधिक नहीं। आंसर ए हो जाएगा। पूरे किए गए वेल्डिंग पर शीर्ष सतह के 10 सेमी स्ट्रेच एज के अंत में मापी गई फिनिशिंग टॉलरेंस डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा +0.4 mm से -00 mm। आंसर डी हो जाएगा। पूरे किए गए वेल्डिंग पर शीर्ष 10 सेमी स्ट्रेट एज के मध्य स्थान में रेल हेड के गेज की ओर मापी गई फिनिशिंग टॉलरेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीच में मापी गई टॉलरेंस जो है ±0.3 mm हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। 80 बिल्ड का बिल्ड कॉलर संचारोधक पेंटिंग को डैश में एक बार गैर संचारक प्रवृत्ति क्षेत्रों में किया जाता है। तो 80 बिल्ड का जो है आपको पेंटिंग करना है तो गैर संचारक क्षेत्रों में कितने दिनों में किया जाता है? तो ये 4 वर्षों में। आंसर ए हो जाएगा। 80 बिल्ड का बिल्ड कॉलर संचारण रोधक पेंटिंग को डैश में एक बार संचारक प्रवृत्ति क्षेत्रों में किया जाता है। तो संचारक प्रवृत्ति क्षेत्रों में कितने दिनों में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्षों में, यानी आंसर डी हो जाएगा। श्रम ठेका फर्मों के वेल्डर पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र डैश द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो वो ठेकेदार वाला बिल्डर को या पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र किनके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये RDSO लखनऊ के द्वारा, यानी आंसर सी हो जाएगा। विभागीय बिल्डरों और पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण डैश द्वारा किया जाए। तो विभागीय बिल्डर को और या पर्यवेक्षक को कहाँ के द्वारा दिया जाता है प्रशिक्षण? तो इसको दिया जाता है TPP लखनऊ या फिर TW2C विजयवाड़ा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सामान्यतः कोई भी एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डेड ज्वाइंट कोई अन्य ज्वाइंट या फिश प्लेट ज्वाइंट से डैश मीटर से समीप स्थान पर न हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग है दूसरे बिल्डिंग के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 4 मीटर होनी चाहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। स्वस्थानीय बिल्डिंग के मामले में रेल फास्टनिंग को कम से कम डैश स्लीपरों को प्रस्तावित बेल्ट के दोनों ओर ढीला किया जाए। तो अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो दोनों तरफ को कितने स्लीपर को ढीला किया जाता है? तो 5-5 स्लीपर, यानी आंसर
डी हो जाएगा। वेल्डिंग की जाने वाली जॉइंट के बगल वाली स्लीपरों को मोल्ड, क्लैंप, प्री हीटिंग उपकरण आदि को समायोजित करने के लिए दोनों तरफ -mm का एक क्लियर कार्यस्थल प्राप्त करने के लिए अंतरित किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो मोल्ड क्लैंप बिठाने के लिए कितना mm तक दोनों तरफ क्लियर रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 mm, यानी आंसर सी हो जाएगा। संरेखण के बाद जब पार्श्व संरेखण के लिए रेल सिरों से 1.0 मीटर यानी 1 मीटर स्ट्रेट एज की जांच की जाती है, तब वेल्डिंग करने से पहले पटरियों के छोर -mm भीतर होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +0.5, यानी आंसर ए हो जाएगा। मोल्ड को ठीक करने के बाद तरल वेल्डिंग धातु के रिसाव को रोकने के लिए मोल्ड और पटरी के बीच की खाई को मजबूती से डैश के साथ पैक किया जाता है। तो वो अगर वेल्डिंग आप कर रहे हैं, वेल्डिंग करते समय मोल्ड बिठाने के बाद अब क्या चीज़ से पैक किया जाता है? तो ये मृतिका रेत से पैक किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। वेल्डिंग के दौरान प्री हीटिंग अपनाई गई वेल्डिंग तकनीक से निर्धारित अवधि के लिए मोल्ड बॉक्स के ऊपर से किया जाए ताकि तापमान डैश के आसपास हो। तो वेल्डिंग से पहले जो प्री हीटिंग उसे किया जाता है तो उसे कितना डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 600 ± 20 डिग्री सेल्सियस, यानी आंसर सी हो जाएगा। कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग तकनीक के साथ एटी वेल्डिंग के लिए प्री हीटिंग उपकरण के संचालन के दौरान वायु दबाव -kg प्रति सेमी स्क्वायर की सीमा में होनी चाहिए। तो कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल के साथ अगर किया जाता है तो उसमें वायु दबाव जो होता है 0.2 से लेकर 0.3 तक, यानी आंसर बी हो जाएगा। कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग तकनीक के लिए 52 किलोग्राम रेल सेक्शन के लिए प्री हीटिंग समय लगभग 10 मिनट होगा। तो अगर 52 kg रेल है तो प्री हीटिंग का समय लगभग 4 मिनट होगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग तकनीक के लिए 60 किलोग्राम रेल सेक्शन के लिए प्री हीटिंग समय लगभग 10 मिनट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 मिनट, यानी आंसर डी हो जाएगा। क्रूसिबल को टाइप होल और सैंड कोर पोरिंग गेट के ऊपर लगभग -mm की ऊर्ध्व दूरी पर मोल्ड के पोरिंग गेट के अनुरूप उचित स्थान पर लाया जाए। तो क्रूसिबल को जो टैप होल है वो कितने दूर पे लगाना चाहिए? तो उसमें 50 mm हाइट पे लगाना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वेल्डिंग के दौरान 25 mm गैप जॉइंटों के लिए मोल्ड बेट समय 10 मिनट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से 6 मिनट, यानी आंसर बी हो जाएगा। वेल्डिंग धातु को डालने के बाद नए रूप से वेल्डिंग की गई जॉइंट पर से 10 मिनट के बाद ही प्रथम गाड़ी गुजरने की अनुमति दी जाती है। तो वेल्डिंग के समय जो अगर उसमें जो धातु है वो डाल दिए, डालने के बाद कितने देर के बाद आप पहली गाड़ी की अनुमति दे सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट के बाद, यानी सी हो जाएगा। जॉइंट नमूना परीक्षण के लिए यादृच्छिक रूप से डैश में से एक जॉइंट का चयन किया जाए। तो ये कितने जॉइंट में से एक जॉइंट का चयन करेंगे? तो परीक्षण के लिए आप 100 जॉइंट में से एक जॉइंट का चयन करेंगे। आंसर डी हो जाएगा। एक फर्म द्वारा बिल्डिंग की गई पटरी के जॉइंटों की विफलता के प्रति गारंटी दी जाएगी, जिसमें निष्पादन, स्वीकृति और नियमित अल्ट्रासोनिक परीक्षण और वेल्डिंग की गई तारीख से 10 वर्षों की सेवा के दौरान विफलता शामिल है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्षों की सेवा। आंसर ए हो जाएगा। बिल्डरों TW1 के लिए आरंभिक पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की अवधि डैश है। तो TW1 के लिए उसकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? तो ये 2 सप्ताह है, यानी आंसर बी हो जाएगा। बिल्डरों को TW2 के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की अवधि डैश है। तो अगर बिल्डर TW2 ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वो कितने दिन की ट्रेनिंग रहेगा? तो उसका आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह। आंसर ए हो जाएगा। वेल्डिंग पर पर्यवेक्षक TW3 के लिए प्रशिक्षण की अवधि डैश है। तो वेल्डिंग के लिए सुपरवाइजर जो ट्रेनिंग करते हैं वो कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो उसे 1 सप्ताह के लिए किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। और वह आजीवन तक चलता है, उसको फिर से ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। TWI पाठ्यक्रम के लिए अंतिम क्षमता प्रमाण पत्र निष्पादित करने के लिए डैश या डैश जो भी पहले हो वैध होगा। तो TW1 का जो है आपको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो देते हैं तो वो कितने जॉइंट पे और कितने दिनों के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 जॉइंट या फिर 6 महीने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 100 जॉइंट या 6 महीने के बाद उसे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। TW2 कोर्स पूरा करने के बाद वेल्डर के लिए नियमित क्षमता प्रमाण पत्र डैश वर्षों के लिए वैध होगा। तो TW2 का सर्टिफिकेट कितने दिनों तक वैध रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्षों तक, यानी डी हो जाएगा। पर्यवेक्षकों TW3 के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सफल समापन के बाद वैधता अवधि डैश है। तो पर्यवेक्षक जो ट्रेनिंग करते हैं 1 सप्ताह के लिए, तो उसका वैधता कितने दिनों तक होता है? तो उसका वैधता आजीवन तक रहता है, हमेशा रहता है, यानी आंसर सी हो जाएगा। CAP प्रणाली में टॉर्च बर्नर चाबी के लिए जॉइंट की संख्या के अनुसार कार्य अवधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 जॉइंट, यानी आंसर ए हो जाएगा। कंप्रेसर का भी 500 जॉइंट दिए थे और चाबी का भी 500। CAP प्रणाली में टॉर्च बर्नर के लिए जॉइंटों की संख्या के अनुसार कार्य अवधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 जॉइंट। CAP प्रणाली में वेपोराइजर से संबंध कुशनेक के लिए जॉइंटों की संख्या के अनुसार कार्य अवधि डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50, यानी आंसर सी हो जाएगा। CAP प्रणाली में मोल्ड शू के लिए जॉइंटों की संख्या के अनुसार कार्य अवधि डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 जॉइंट। आंसर बी हो जाएगा। CAP प्रणाली में बेल्ट ट्रिमर कटर के लिए जॉइंटों की संख्या के अनुसार कार्य अवधि डैश है। तो इसका भी हो जाएगा 100 जॉइंट। CAP प्रणाली में रेल प्रोफाइल गाइडेड ग्राइंडिंग ट्रॉली यानी कि ग्राइंडिंग व्हील के लिए जॉइंट की संख्या के अनुसार कार्यकाल डैश है। तो इसका हो जाएगा 50, यानी आंसर डी हो जाएगा। 72 UTS रेल के लिए वेल्डिंग धातु पर कठोर परीक्षण का BHN मूल्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 229 + 20 - 0, यानी आंसर सी हो जाएगा। आप इसे ध्यान से याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये BHN वैल्यू बहुत काफ़ी बार एग्जाम में बनते हैं। आंसर सी हो जाएगा। 90 UTS रेल्स के लिए वेल्डिंग धातु पर कठोर परीक्षण का BHN मूल्य होगा। तो 90 UTS का BHN वैल्यू होगा 265 + 20 - 0, यानी आंसर डी हो जाएगा। 52 किलोग्राम 72 UTS रेल के लिए टेस्ट बेल्ट न्यूनतम
ट्रांसफरेंस ब्रेकिंग लोड डैश टनों तक सहन करेगा। तो अगर 52 kg रेल है और 72 ETS का, तो वो ब्रेकिंग लोड कितना सहन करेगा, तो 85 टन, यानी आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम 72 ETS रेल के लिए टेस्ट वेल्ड न्यूनतम ट्रांसफरेंस ब्रेकिंग लोड डैश टनों तक सहन करेगा। 60 kg 72 ETS रेल है, वो कितना सहन करेगा, तो 95 टन, यानी आंसर डी हो जाएगा। 52 किलोग्राम 90 ETS रेल के लिए टेस्ट बेल्ट न्यूनतम ट्रांसफरेंस ब्रेकिंग लोड डैश टनों तक सहन करेगा। तो 52 kg 90 ETS का रेल है, तो उसका ट्रांसफरेंस ब्रेकिंग लोड 90 टन हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम 90 ETS रेल के लिए टेस्ट वेल्ड न्यूनतम ट्रांसफरेंस ब्रेकिंग लोड डैश टनों तक सहन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर 60 किलोग्राम रेल है 90 ETS के, तो 115 टन तक सहन करेगा, आंसर डी हो जाएगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जेईई एग्जाम में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 80 बेल्ट के रेल फुट में विलयन का अभाव रेल के सिरों को काटने के कारण होता है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। 80 बेल्ट के थर्मिट स्टील के छिद्र डैश के कारण होता है। तो 80 बेल्ट में जो छिद्र हो जाते हैं वो किसके कारण हो जाते हैं, तो वो मृत्तिका रेत अधिक गीला होने के कारण। जो मृत्तिका रेत से जो उसे पैक किया जाता है मोल्ड्स को, तो उसको अगर ज़्यादा गीला करेंगे तो वो रेल में छिद्र हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। एटी बेल्ट पर निचला भाग को अलग करने वाला लाइन में फिन की उपस्थिति अनुचित मोल्ड फिक्सिंग और अनुचित लूटिंग के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। नई रेल के साथ फ्लैशबट बेल्ट के लिए ऊर्ध्वाधर गलत संरेखण 1 मीटर स्ट्रेट एड्ज के केंद्र पर मापी जाने वाली फिनिशिंग टॉलरेंस डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फ्लैशबट बेल्ट का टॉलरेंस हो जाएगा +0.3 mm से -0 mm, आंसर सी हो जाएगा। नई रेल के साथ फ्लैशबट के लिए पार्श्व गलत संरेखण 1 मीटर स्ट्रेट एड्ज के केंद्र पर मापी जाने वाली फिनिशिंग टॉलरेंस होगा। तो नई जो है फ्लैशबट बेल्ट का बीच में मापी जाने वाली 1 मीटर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ±0.3 mm, यानी आंसर डी हो जाएगा। नई रेल के साथ फ्लैशबट बेल्ट के लिए हेड फिनिशिंग चौड़ाई में 10 सेमी स्ट्रेट एड्ज के केंद्र पर गेज साइड पर मापी जाने वाली फिनिशिंग टॉलरेंस है। तो उसका टॉलरेंस कितना होता है, तो उसका हो जाएगा ±0.25, यानी आंसर ए हो जाएगा। नई रेल के साथ फ्लैशबट बेल्ट के लिए टॉप टेबल सतह की फिनिशिंग 10 सेमी स्ट्रेट एड्ज के केंद्र पर मापी जाने वाली फिनिशिंग टॉलरेंस डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +0.20 mm से 0 mm, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। नई रेल के साथ फ्लैशबट बेल्ट के लिए वेब जोन हेड वेब बेस का टॉप के नीचे तथा हर ओर के दोनों फ्लैट का फिनिशिंग टॉलरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट कंटेनर का +3.0 mm से -0.0 mm, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। पुरानी रेल के साथ फ्लैशबट बेल्ट के लिए ऊर्ध्वाधर गलत संरेखण 1 मीटर स्ट्रेट एड्ज के केंद्र पर मापी जाने वाली फिनिशिंग टॉलरेंस डैश है। तो पुरानी रेल के अगर फ्लैशबट है तो इसका आंसर हो जाएगा ±0.5 mm, यानी आंसर ए हो जाएगा। पुरानी रेल के साथ फ्लैशबट बेल्ट के लिए पार्श्व गलत संरेखण 1 मीटर स्ट्रेट एड्ज के केंद्र पर मापी जाने वाली
फिनिशिंग टॉलरेंस डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 0.5 mm, यानी आंसर डी हो जाएगा। पुरानी रेल के साथ फ्लैशबट बेल्ट के लिए हेड फिनिशिंग की ओर पर 10 सेमी स्ट्रेट एड्ज के केंद्र पर गेज साइड पर मापी जाने वाली फिनिशिंग टॉलरेंस डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 0.3 mm, यानी आंसर बी हो जाएगा। पुरानी रेल के साथ फ्लैशबट बेल्ट के लिए हेड फिनिशिंग टॉप टेबल पर 10 सेमी स्ट्रेट एड्ज के केंद्र पर मापी जाने वाली फिनिशिंग टॉलरेंस डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस माइनस 0.2, आंसर ए हो जाएगा। पुरानी रेल के साथ फ्लैशबट बेल्ट के लिए वेब जोन हेड वेब बेस का टॉप के नीचे तथा हर ओर के दोनों फ्लैट का फिनिशिंग टॉलरेंस डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेंट कंटोर का प्लस 3.0 mm से माइनस 0 mm, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये टॉलरेंस समझ में नहीं आया है तो मैं इससे पहले वीडियो बनाया था वेल्डिंग का, उसमें आपको एक ही जगह पे न्यू रेल और पुरानी रेल और फ्लैशबट और एटी वेल्डिंग सभी का टॉलरेंस एक ही जगह पे कर दिया है। दोस्तों, वो वीडियो आप देख लेंगे और उसी से आप याद कर लेंगे, क्योंकि उसमें सभी का टॉलरेंस एक ही जगह पे किया है, जिससे आपको याद करने में बेहद आसानी होगी और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।